हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसे कि आज ये वाला सेकंड क्लास है, जो कि फर्स्ट क्लास हम लिए थे आईसीटी एंड इंटरनेट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पीओटी का, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का। एंड ये सेकंड क्लास है। पहले वाला क्लास में हम आईसीटी के बारे में डिस्कस किए थे। आईसीटी क्या है, जैसे कि आईसीटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना एवं आपका जो कि है संचार, सूचना एवं संचार तकनीक। ये दोनों तकनीक हम अगर हमारा एजुकेशन या ट्रेनिंग में यूज करते हैं तो हम बोलते हैं आईसीटी इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि हम पढ़े थे। एंड बहुत सारा मेथड्स जो कि हम यूज करते हैं वो चीज भी हम पढ़े थे इन फर्स्ट क्लास। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेट इज वन ऑफ द एक बहुत बड़ा माध्यम है फॉर इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसको छोड़ के भी कोई अगर ब्रॉडकास्टिंग जैसे टीवी के माध्यम से भी हम पढ़ते हैं, या फिर जहां से भी कोई प्रोग्राम प्रसारण होता है, साइंस रिलेटेड हो या फिर ट्रेनिंग स्किल रिलेटेड हो, वो सारे चीज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको छोड़ के हम इंटरनेट को इसलिए लेते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन जितना भी हम आईटी रिसोर्सेस और आईटी डिवाइसेस यूज करते हैं, उसमें अगर कम्युनिकेट उसके थ्रू अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा माध्यम है हमारे पास, वो है इंटरनेट। ये सारे चीज हम पढ़े थे। लास्ट क्लास जो लास्ट स्लाइड था वो वाला एसिंक्रोनस लर्निंग था, इसके बारे में हम पढ़े थे। तो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग मतलब पर्टिकुलरली ये ई लर्निंग या फिर हमारा आईसीटी के थ्रू जो भी लर्निंग होता है वो वाला हमेशा एसिंक्रोनस होता है, क्योंकि बहुत सारा जगह से स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं। एंड काफी लैब से भी लोग जुड़े होते हैं। जैसे कि मैं बताया था लास्ट क्लास, कोई लैब में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसके बारे में कि आपको पता नहीं था, पर वहां से वो प्रसारित हो रहा है, तो फिर आपको वो लर्निंग आपके लोकेशन में मिल रहा है। उस लोकेशन में आपको जाना नहीं पड़ता है। अगर एक ही लोकेशन में बच्चे आके पढ़ते हैं, टीचर एंड बच्चे दोनों ही एक ही लोकेशन में रह के लर्निंग गेन करते हैं, उसको सिंक्रोनस लर्निंग बोलते हैं। अगर स्टूडेंट, टीचर एंड आपका रिसोर्सेस वो डिफरेंट लोकेशंस में है, बट सारे लोकेशन से स्टूडेंट्स एक ही चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस लर्निंग। ये सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड आपका लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पढ़े थे। सो एडवांटेजेस ऑफ CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, उसका एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट एडवांटेजेस है कि प्रोविजन ऑफ अल्टरनेटिव टीचिंग टेक्निक्स। The computer can utilize a number of teaching methods and materials that may not be viable to use in a traditional setting. इसका मतलब ये है कि ये वाला जो अल्टरनेटिव टीचिंग टेक्निक इससे कैसे मिलता है कि अगर आप एक जगह में एक ही बुक पढ़ रहे हो या फिर आपको एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, देन आपका जो लर्निंग है वो लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। पर हम कंप्यूटर एडेड लर्निंग को यूज करने से हम वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास हम ई रिपोजिटरी के बारे में बात किए थे और डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात किए थे, या फिर कोई भी डिजिटल कंटेंट को क्लाउड बेस्ड सिस्टम से हो या जहां से भी हो, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड उसको यूज करके हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। उसलिए दिस इज द एडवांटेज, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। दैट मीन्स बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, जैसे कि एक प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई भी ट्रेड से ले जाओ प्रॉब्लम को। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होने से क्या है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएगा। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल एक ही तरह का नहीं होता है, उसका वैरायटीज ऑफ सॉल्यूशंस होता है। तो दैट इज द बेनिफिट अल्टरनेटिव टीचिंग टेक्निक्स है ये। मतलब वैरायटीज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स और वैरायटीज ऑफ लर्निंग यू कैन मेक, आप कर सकते हो थ्रू कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस। मतलब बहुत सारा जो कि एक टीचर नहीं पढ़ा सकता है, वो बहुत सारा कोर्सेज करके आप उसको गेन कर सकते हो। मल्टीपल डायरेक्शन में आपका सोल्यूशन आप कोई प्रॉब्लम का दे सकते हो। देन इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन मींस व्हाट? जैसे कि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। आपको कोई टॉपिक पढ़ना है,
तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो. एट द सेम टाइम द अदर स्टूडेंट कैन लर्न डिफरेंट थिंग. एट द सेम टाइम सम अदर स्टूडेंट कैन लर्न डिफरेंट थिंग. आपको इच्छा है आधा घंटे में मुझे ये पढ़ना है, देन नेक्स्ट हाफ एन आवर और कोई चीज पढ़ना है, तो वो इंडिविजुअलाइज्ड हो जाता है. अगर आप कोई क्लास में जाते हो, वहां पे नॉर्मल ट्रेडिशनल सेटिंग में पढ़ाया मतलब पढ़ाई होता है, तो आपको 1 घंटे बैठना है, ये पर्टिकुलर पीरियड के बाद दूसरे वाला पीरियड शुरू होगा, उसके बाद तीसरे वाला पीरियड शुरू होगा. पर आईसीटी बेस्ड लर्निंग और कंप्यूटर एडेड लर्निंग में आपके पास कंट्रोल रहता है. आप कौन सा चीज को कितना प्रायोरिटी दोगे, कितना चीज पढ़ोगे. एक दिन में आप कितना, बहुत सारा चीज भी पढ़ सकते हो, एक चीज भी पढ़ सकते हो. आपको उसमें कंट्रोल करने वाला आप खुद ही होते हो, आपको और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है. तो दैट इज द बेनिफिट. लर्निंग इज significantly more effective and efficient when instructions मतलब जो भी आपको जो आप पढ़ रहे हो can be tailored to the यूनिक नीड ऑफ ईच अदर. आपका जो नीड है, आपका जो जरूरत है, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज एक मैथमेटिक्स है, एक साइंस है, ठीक है. आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स के ऊपर मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. उस कंडीशन में आप चाहते हो कि मैं दिन का इतना टाइम इसमें यूज करूंगा, मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए यूज करूंगा, बाकी कम टाइम यूज करूंगा साइंस को लर्न करने के लिए. दैट मीन्स आपके पास कंट्रोल है, आप ज्यादा मटेरियल पढ़ सकते हो. ठीक है. सो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, उसलिए उसको बोलते हैं इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस. और जो पढ़ाई और जो लर्निंग, दैट इज बिकमिंग ऑन इंडिविजुअल बेसिस. इंडिविजुअल के हिसाब से वो आपके कंट्रोल में रहता है, स्टूडेंट के कंट्रोल में रहता है. वो क्या चीज पढ़ेगा, कितना चीज पढ़ेगा, कौन से चीज को प्रायोरिटी देगा, कौन से चीज को लेस प्रायोरिटी देगा. एंड दैट ओनली बी पॉसिबल because of ICT in education or internet technology or IT devices in your education system. Then आपका one of ability to conduct simulation. Simulation के बारे में very briefly discuss किए थे last class. Simulation मतलब क्या था? One of the reasons that simulation is so popular could be that it is the only type of computer aided learning in which the program adds something to the curriculum that a teacher cannot offer. जैसे कि मैं ड्राइविंग के बारे में बताया था, जैसे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, ठीक है. वो क्या करते हैं, वो पहले आपको सिमुलेटर में सिखाते हैं. सिमुलेटर एक प्रोग्राम्ड एनवायरनमेंट होता है, कंप्यूटर एडेड एनवायरनमेंट होता है, ठीक है. तो उसमें आपको वेराइटीज ऑफ सिचुएशन वो सिमुलेट होता है. आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि कंप्यूटर एडेड होता है, मतलब कंप्यूटर के द्वारा किया हुआ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आपको पहले सिखाया जाता है. अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हो, अगर जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको लगता है कि नहीं अभी रियल लाइफ कार वो ड्राइव कर सकता है, उसमें हम सिखा सकते हैं उसको, देन वो फिजिकल कार में बैठ के उसको सिखाते हैं. उसका कारण ये है, जो बहुत सारा चीज होता है जो एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं कर सकते. ऐसे नहीं कि रास्ते में सेम एनवायरनमेंट बार मतलब सेम चीज बार बार आए. हम चाहते हैं कि इस टाइप का रास्ता होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि हमारा रीजन में मतलब हमारा एरिया में इस टाइप का एनवायरनमेंट हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. पर हमको कभी भी उस टाइप के रास्ते में भी चलाना पड़ सकता है. ओके. सो ड्राइविंग ट्रेनिंग में सिमुलेटर का यूज बहुत होता है. इवन पायलट ट्रेनिंग हो गया. पायलट ट्रेनिंग में अब जब पायलट वो फ्लाई करता है एयरक्राफ्ट को, हर टाइम एक वेराइटी ऑफ सिचुएशन नहीं आता है, पर आपके पास ओके, आपके पास सारे चीज का नॉलेज होना चाहिए, सारे चीज का स्किल होना चाहिए. स्किल आपके पास कैसे आएगा? जब आप उस सिचुएशन को सही से समझोगे एंड उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए. तो ये चीज ओनली पॉसिबल है लिमिटेड टाइम के अंदर वेराइटीज ऑफ सिचुएशन को एनालाइज करके उस हिसाब से उस स्किल को आपके अंदर डालने के लिए सिमुलेटर का बहुत जरूरत होता है. एंड सिमुलेटर कैन ओनली बी पॉसिबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम और आईटी रिसोर्सेस. बताया था ना, आईसीटी का दो पार्ट है, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो उसलिए सिमुलेटर इज ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके. सो कंप्यूटर एडेड लर्निंग और आईटी डिवाइसेस और आईटी प्रोग्राम्स को यूज करके आप सिमुलेटर के थ्रू लर्निंग भी कर सकते हो, सो दैट आपका स्किल भी बढ़ सकता है, आपको बहुत सारा सिचुएशन के बारे में पता चलेगा एंड उस सिचुएशन को आप कैसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो उसके बारे में भी आपको बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस भी मिलता है कंप्यूटर सिमुलेटर के थ्रू पढ़ाई करने से. ठीक है.
Then providing instructions on demand. The computer can provide virtually unlimited accessibility to educational materials. Instructions on demand. पहले क्या होता था, आपको एक ट्रेडिशनल सिस्टम में आपको एक बुक खरीदना है, ठीक है, एंड आपको उसके लिए पे भी करना है, आपके पास वो है लिमिटेड रिसोर्स, उस बुक को यूज करके आप एग्जाम तक पढ़ते हो, ठीक है। आपके पास वो प्रोविजन नहीं है कि बहुत सारा मटेरियल्स आप देख सकते हो, अपने पास रख सकते हो, आपके पास रखने के लिए इतना स्पेस भी नहीं है, फिजिकल स्पेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट कंप्यूटर एडेड लर्निंग का फैसिलिटी ये है कि इंस्ट्रक्शन ऑन डिमांड, आपको रखने का जरूरत नहीं है, आपको खरीद के सारी चीज अपने पास रखने का जरूरत नहीं है। ऑन डिमांड, जब भी आपको जरूरत पड़ेगा आप कोई भी चीज को डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी लिंक जो यूआरएल होता है आप अपने पास सेव करके रख सकते हो, पूरा बुक को सेव करके रखने का जरूरत नहीं है। कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, कुछ कंटेंट के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, वो भी मिनिमम है, और कुछ कंटेंट फ्रीली अवेलेबल होता है। आप गूगल में जाते हो, कोई भी चीज उसमें लिख देते हो, कोई भी यूआरएल जो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, जैसे www.yahoo.com, www.google.com, ये सारे यूआरएल्स होते हैं। कोई भी यूआरएल आप टाइप करते हो ब्राउजर में, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या मोजिला फायरफॉक्स हो गया या गूगल क्रोम हो गया, कोई भी ब्राउजर आप यूज करके इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ अगर आप टाइप करते हो तो आपको कुछ कंटेंट मिलता है। एंड ऐसा नहीं कि उस कंटेंट को आपको प्रिंट आउट निकालना है, आप निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, पर आपके पास जो लिंक है उसको आप सेव करके रख सकते हो कहीं पे भी, एंड उस लिंक को यूज करके अनलिमिटेड मटेरियल्स आप डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास सेव करके रख सकते हो, या फिर आप ऑन डिमांड डाउनलोड भी ऑन डिमांड उसको एक्सेस भी कर सकते हो बिना डाउनलोड किए हुए। आपके पास इंटरनेट है तो एनी टाइम आप एक्सेस कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ आईसीटी बेस्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन डिमांड। ऑन डिमांड इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मींस आपके हिसाब से कहीं पे भी कभी भी, मतलब इट इज अनदर रिपोर्टेड स्ट्रेंथ, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इट वाज इजियर टू वर्क इन कोलैबोरेटिव ग्रुप। कोलैबोरेटिव ग्रुप मतलब एक काम को आप मिलकर जिस ग्रुप में करते हो उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव ग्रुप। इन एन ऑनलाइन कोर्स without rearranging everyone's schedules as one might do in traditional face-to-face course। मतलब फेस टू फेस कोर्स में आपको जाना है, आपको बैठना है, आपको सारे सामान अरेंज करवाना है, देन स्टूडेंट्स भी वहां पे आना चाहिए जिस जो कि सिंक्रोनस है, एंड टीचर भी वहां पे आना, उस जगह पे आना है। देन उसके बाद वो पढ़ाएगा, पढ़ाने के बाद आपको उस लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर आप बाय मिस्टेक एब्सेंट हो जाते हो देन आपका वो लेक्चर लॉस हो गया। आप ऐसे पूछते हो ना, सर मैं डाउट क्लियरिंग क्लास के लिए आ सकता हूँ, या फिर आप अपने दोस्त को पूछते हो, सर अरे उस दिन सर क्या पढ़ाए थे मुझे थोड़ा समझा दोगे। ये है ट्रेडिशनल सेटिंग, बट दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल। आपका कुछ प्रॉब्लम था, आप स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं आ पाए, या फिर आप कोई भी कारण से कोई भी लेक्चर मिस कर दिए, सो अगर आप उसको पा लेते हो तो वो है फ्लेक्सिबल वे ऑफ लर्निंग। कहीं पे भी कभी भी आप उसको एक्सेस कर पाते हो, वो है फ्लेक्सिबल वे ऑफ लर्निंग। अगर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हो, वो नॉलेज आपका मिस हो गया, वो लर्निंग आपका मिस हो जाता है, दैट इज नॉट कॉल्ड ए फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग सिस्टम। सो कंप्यूटर एडेड लर्निंग और आईसीटी बेस्ड लर्निंग इज वेरी 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 फ्लेक्सिबल। जैसे कि कोई, जैसे अभी बंद है, जैसे कि कोविड 19 के लिए अभी बंद है, इसका मतलब नहीं कि हम पढ़ नहीं सकते, जितना हो सकता है। मे बी फिजिकल क्लास मे बी हो नहीं पा रहा है, उसका मतलब नहीं कि हमारा लर्निंग स्टॉप हो गया है, ऐसा नहीं है। कोई भी माध्यम से इंटरनेट यूज करके, कोई एप्लीकेशन यूज करके, आईटी डिवाइसेस मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, उसको यूज करके आप एक दूसरे से जुड़ पाते हो, एक ग्रुप में काम कर पाते हो, टीचर के साथ बात कर पाते हो, एक टीचर नहीं 5 टीचर के साथ आप बात कर पाते हो, अपना डाउट शेयर कर पाते हो। आप घर बैठे अभी जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि सारे पूरा टेबल चेयर जैसे कॉलेज में बैठते हैं ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि सारे यूनिफॉर्म पहन के एक जगह पे आके फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑल अराउंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन सिस्टम में है, कहीं पे भी कभी भी आपके पास अगर नेटवर्क है, आपके पास आईटी डिवाइसेस है, तो कहीं से भी आप जुड़ सकते हो। दैट इज वन काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम। ओके,
Then like last class, the last part was presentation. वो कवर नहीं हो पाया था एंड उसलिए मैं इसको सेकंड क्लास में डाल दिया हूँ. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. वैसे आप पूछ सकते हो कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, ये आईसीटी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है. देखो जैसे कि मैं बताया था, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं क्या बताया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक माध्यम है, एक तकनीक है थ्रू व्हिच हमको कोई इंफॉर्मेशन मिल पाता है थ्रू सम डिवाइसेस. कोई भी डिवाइसेस के थ्रू हमको कोई अच्छा इंफॉर्मेशन, बड़ा इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन मिल पाता है, देन हम उसको बोलते हैं दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हमें तकनीक के वजह से मिला है, हमें वो मिल नहीं पा रहा था पर तकनीक के वजह से मिला है. अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन दो चीज होता है, एक डाटा होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है. जैसे कि मैं बताया 25, अब इसको हम एक डाटा बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि 25 क्या है अभी तक मुझे पता नहीं है. अगर मैं बोलता हूं उसका एज 25 है, देन दैट इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन है. क्यों, मुझे पता चला 25 कौन सी चीज के लिए यूज हो रहा है, ठीक है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. अब कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम यूज क्यों करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम ऐसे पेन एंड पेपर से नहीं बनाते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई आईटी डिवाइसेस यूज करते हैं जैसे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम. सो हम क्यों यूज करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से बना के हम उसको बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है. मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, नाउ ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑडियंस के साथ शेयर कर सकता हूं, ठीक है. एंड या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पेन ड्राइव में लेके भी शेयर कर सकता हूं. पर मैं जो स्ट्रक्चर ओए में बना पाता हूं, ऐसे पेन एंड पेपर में बहुत सारा चीज लिखता, पर अभी मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोई चीज बनाया हूं, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूं, उस टाइम में आपका प्रेजेंटेशन सही होना बहुत जरूरी है. एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंटेशन सही से बनाना एंड सही तरीके से उसको शेयर करना एंड प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि आप नेक्स्ट और जो कि आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हो. जैसे कि आप हो गए प्रेजेंटर, आपके स्टूडेंट्स हो गए ऑडियंस. तो आप स्टूडेंट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो एंड वो इंफॉर्मेशन अगर बनाने के लिए आप कोई डिवाइसेस और आईटी डिवाइसेस के हेल्प लिए हो, देन मैं बोलूंगा दिस इज थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दान है, सो दैट आप एक कंप्यूटर सिस्टम यूज कर पा रहे हो, उसके थ्रू कुछ एप्लीकेशन यूज करके आप अपना प्रेजेंटेशन बना पा रहे हो. अगर ये आईटी सिस्टम नहीं होता और आईटी नहीं होता तो ये चीज आप नहीं बना पाते. So PowerPoint or MS PowerPoint is one kind of application you are using in IT devices or IT system or computer system. So Microsoft PowerPoint is undoubtedly the most popular application used to give presentation. Here are the key actions you need to take to build a PowerPoint presentation. टीचर के लिए एक्सक्यूज मी बहुत जरूरी है. फर्स्ट पॉइंट क्या है, यू विल नीड टू ऐड स्लाइड्स. आप स्लाइड्स को ऐड करना आपको आना चाहिए. द इंडिविजुअल पेजेस इन द प्रेजेंटेशन, आप स्लाइड्स और इंडिविजुअल पेजेस आप प्रेजेंटेशन में ऐड करना आपको आना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यू विल ऐड कंटेंट टू द स्लाइड्स. खाली स्लाइड्स ऐड करने से नहीं, स्लाइड में कंटेंट होना चाहिए. जैसे कि आप ये वाला स्लाइड मेरे देख रहे हो, ठीक है, इसमें कंटेंट क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अनडाउटेडली, जो कि मैं पढ़ा अभी, जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ वो सारे कंटेंट है. एंड जो जहां पे मैं लिख रहा हूँ और जहां पे मैं वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो स्लाइड है, ठीक है. सो दिस स्लाइड इज फुल ऑफ कंटेंट. मतलब क्या है, ये स्लाइड में मेरा कंटेंट फुल है, ओके. सो मैं जो कि रीड कर रहा हूँ या फिर जो कि मैं ऑडियंस को दिखा रहा हूँ. चेंज द थीम एंड स्टाइल टू मेक style to make your presentation look professional and fit the occasion at hand. जिस occasion के लिए आप presentation बनाए हो,
जिस ओकेजन के लिए आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसमें वो फिट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट ओकेजन आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपका थीम सही रहना चाहिए। अगर आप कोई कोई फिल्म या मूवी का प्रेजेंटेशन बना रहे हो वो ज्यादा कलरफुल होना चाहिए। अगर आप कोई पढ़ाई का स्लाइड बना रहे हो या फिर आप कोई मीटिंग के लिए स्लाइड बना रहे हो, देन उस जगह पे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल होना चाहिए। ठीक है, सो उस हिसाब से ओकेजन के ऊपर बेस करके आप अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। देन प्रिपेयर प्रेजेंटेशन एड लाइक स्पीकर नोट्स, प्रेजेंटर, ये देखेंगे हम स्पीकर नोट्स कैसा करते हैं और प्रेजेंटेशन के व्यू कैसे क्या होता है, टू हेल्प यू फील कंफर्टेबल विथ प्रेजेंटेशन। सो जो भी एडेड फीचर्स है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में, बहुत सारा एडेड फीचर्स है जो कि आपका प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाता है। ठीक है, एंड जैसे कि स्पीकर नोट हो गया एंड प्रेजेंटर्स व्यू, वन ऑफ द यूजफुल element present in your PowerPoint presentation. Okay. So potential benefit of using presentation graphics. हम graphics क्यों use करते हैं एक presentation में? First point is increasing the visual impact. Increasing the visual impact मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, कोई कहाँ पे एक होर्डिंग देख रहे हो या फिर कोई बड़ा सा बैनर देख रहे हो, तो आप थोड़ा रुक जाते हो ना, अरे क्या लिखा है, थोड़ा देखना है क्या, कौन सा चीज का एडवर्टाइजमेंट है। दैट इज कॉल्ड विजुअल इम्पैक्ट। कोई भी चीज अगर आपके आंख के थ्रू और विजन के थ्रू अगर आपका दिमाग में वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, देन दैट इज कॉल्ड विजुअल इम्पैक्ट। ओके, सो उसलिए हमारा प्रेजेंटेशन में हमारा विजुअल इम्पैक्ट होना चाहिए। बहुत अच्छे तरह का ग्राफिक्स हमको यूज करना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन में। देन इंप्रूविंग ऑडियंस फोकस। इंप्रूविंग ऑडियंस फोकस मीन्स व्हाट, आपका प्रेजेंटेशन के साथ आपके ऑडियंस को जुड़ के रहना चाहिए, उसलिए भी आपको ग्राफिक्स का अच्छी तरह से यूज करना चाहिए आप अपने प्रेजेंटेशन में। प्रोवाइडिंग एनोटेशन एंड हाइलाइट्स, जैसे कि जैसे कि ऑडियो मैसेज हो गया, कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड में आप कुछ ऑडियो जैसे कोई साउंड वगैरह आप ऐड करते हो, ठीक है, और या फिर आप कुछ हाइलाइट्स या फिर कुछ कलर कोड यूज करके आप कोई भी कंटेंट को हाईलाइट करते हो, ये सारे चीज एक विजुअल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द कम्प्लेक्सिटी। एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द कम्प्लेक्सिटी मीन्स कोई चार्ट आप यूज कर रहे हो, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर रहे हो, कोई एनालिसिस कर रहे हो, तो उस जगह पे आपका जो कम्प्लेक्सिटी होता है, वो कम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए आपको ऑडियंस को उसके साथ जुड़े होकर रहने के लिए आप अच्छा ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हो। एनरिचिंग करिकुलम विथ इनर डिसिप्लिनरीज, इंटरडिसिप्लिनरिटी, मतलब जैसे कि आपका करिकुलम रिलेटेड कोई भी कंटेंट है और उसको आप अगर ग्राफिक्स के थ्रू दिखाओगे और वो करिकुलम इंटरडिसिप्लिनरी है, जैसे कि इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारा डिसिप्लिन है, बहुत सारा ट्रेड है, ओके, उस दोनों ट्रेड के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो आप उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हो, उसका सबसे अच्छा माध्यम है प्रेजेंटेशन एंड थ्रू ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के थ्रू आप अच्छे से ग्राफिक्स के थ्रू हम अच्छे से कोई चीज को समझा सकते हैं, दोनों ट्रेड के बीच क्या रिलेशनशिप्स है। अगर कोई करिकुलम इंटरडिसिप्लिनरी है तो हम उसको अच्छे से ग्राफिक्स के थ्रू समझा सकते हैं। इंक्रीजिंग स्पॉन्टानिटी एंड इंटरएक्टिविटी, हम इंटरएक्टिव ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई वीडियो हो गया हम उसको चला सकते हैं, या फिर कोई लाइव वीडियो हो गया हम उसको भी प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। इससे क्या होता है ना, आपका इंटरएक्टिव बनता है क्लास एंड बोथ फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है इन द क्लासरूम। इंक्रीजिंग वंडर, ओके, ऑब्वियसली आप अगर कोई अच्छे से ग्राफिक्स आप अपने स्लाइड में यूज करते हो, दैट विल इंक्रीज द वंडर, मतलब द ब्यूटीनेस विल the beauty or the theme of the presentation will definitely change by adding a graphics to your presentation. आपका थीम हो गया या फिर ब्यूटिफिकेशन के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हो, so that the presentation look wonderful in other sense. Okay, so this is the potential benefit of using presentation graphics. But what are the challenges in PPT presentation?
ठीक है, अच्छा है, आईटी रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं एंड हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं बाय यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। बट व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हो सकता है? तो 4 चैलेंजेस है आज पर योर सिलेबस। 4 चैलेंजेस क्या है? फर्स्ट इज योर टीचर सेंटर। देखो प्रेजेंटेशन कौन बनाता है? ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन आपका टीचर बनाता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली टीचर अपने हिसाब से हमेशा ट्राई करता है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो बनाता है। पर ये चीज चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि एक क्लास में बहुत वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। कोई जैसे कि कुछ कुछ बच्चों को समझने के लिए टाइम लगता है, कुछ बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं, कुछ बच्चे मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। बट टीचर को कभी कभी समझने में गलती हो जाता है एंड योर प्रेजेंटेशन बिकम्स टीचर सेंटर्ड। मतलब टीचर जैसे समझता है मेरे बच्चे इस टाइप के होंगे, उस हिसाब से वो प्रेजेंटेशन बनाता है। पर एक्चुअल केसेस में समटाइम्स क्या होता है, जो चीज टीचर बना के लाता है इन द प्रेजेंटेशन वो कभी कभी कनेक्ट नहीं हो पाता है स्टूडेंट के साथ। उस टाइम क्या होता है ना, वो एक चैलेंज है, ठीक है। लैक ऑफ फीडबैक। क्या कभी होता है ना, टीचर कोई प्रेजेंटेशन बना के ले आया पीपीटी में एंड उसको दिखा दिया, पर बहुत सारा लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेते हैं, ठीक है। एंड कभी कभी बहुत सारे जगह में स्टूडेंट पूछने के लिए भी मतलब सही नहीं समझते हैं। जो जो चीज टीचर बताते जाता है उसको वो पढ़ लेते हैं या फिर देख लेते हैं, पर वो फीडबैक मतलब अगर कोई चीज आप सेंड करते हो, अगर उसका एक्नोलेजमेंट आता है, जैसे कि आप कोई चिट्ठी सेंड करते हो, ठीक है, एंड उस चिट्ठी का कोई रिप्लाई आता है आपके पास, देन वो रिप्लाई को बोलते हैं फीडबैक। ओके, सो वो चीज प्रेजेंटेशन में नहीं हो पाता है कभी कभी, उसको बोलते हैं लैक ऑफ फीडबैक। देन ओके, पीपीटी, पीपीटी स्टैंड्स फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, then and T stands for template. Then आपके पास कहां तक गए हम? लैक ऑफ फीडबैक। ओके, देन स्टूडेंट इनएक्टिविटी। अब इनएक्टिविटी मतलब जैसे कि स्टूडेंट आइडियल हो जाते हैं। आप जैसे कि स्टूडेंट आइडियल हो जाते हैं, आप पढ़ाते जाते हो, प्रेजेंटेशन चलता जाता है, लैक ऑफ फीडबैक की वजह से स्टूडेंट हमेशा आइडियल होते हैं। स्टूडेंट 10-15 मिनट, आधा घंटा हो गया, अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज है तो ध्यान रखते हैं, अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं होता है या फिर टीचर जो टीचर सेंटर्ड होता है, आपका प्रेजेंटेशन अगर ज्यादा टीचर सेंटर्ड होता है एंड वो चलता रहता है, टाइम एंड अगेन वो चलता रहता है, उस जगह में स्टूडेंट इनएक्टिविटी फील होता है, मतलब स्टूडेंट का जो एक्टिविटी लेवल वो डाउन होता है। दैट इज वन ऑफ द चैलेंज। देन पोटेंशियली रिडक्टिव। जो स्टूडेंट का कुछ पोटेंशियल होता है, अपना जो नॉलेज होता है या स्किल होता है, वो कंपिटेंसी होता है, कभी कभी वो बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि वन डायरेक्शनल क्लास बन जाता है जहां पे कि टीचर डिलीवर करता है एंड स्टूडेंट ओनली रिसीव करते हैं। सो रिडक्टिव, जो स्टूडेंट के पास पोटेंशियल होता है वो कभी कभी रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डेफिनेटली अगर ऐसे पूछा जाए तो फिजिकल क्लास एंड ऑनलाइन क्लास में बहुत डिफरेंस है। ओके, क्योंकि फिजिकल क्लास जितना कनेक्ट हो पाता है, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारा कंस्ट्रेंट भी रहता है, जैसे कि बैंडविड्थ का कंस्ट्रेंट हो गया, जैसे कि डिवाइस का कंस्टेंट हो गया, वो सारे चीज फिजिकल सिस्टम में नहीं होता है। फिजिकल सिस्टम में फॉर एग्जांपल एक लैब में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, एंड ऑनलाइन सिस्टम में वो डेमोन्स्ट्रेशन इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल लेवल में बेनिफिट क्या होता है ना, आपको कोई डिवाइस हो गया, कोई कंपोनेंट हो गया, उसके बारे में ज्यादा आपको नॉलेज मिल पाता है बाय योर फिजिकल इंस्ट्रक्टर। बट इन द अदर केस, अगर आप यूज कर रहे हो अगर आप यूज कर रहे हो ऑनलाइन सिस्टम, इन दैट केस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशंस आर नॉट दैट मच so practical in case of audio visual system or online system. So in that case potentially reductive मतलब potentiality और potentially reductive मतलब the potential present in a student के पास जो competency है कभी कभी वो reductive होता है, reduce हो जाता है
by this way of presentation. But as we are using the IT resources, we cannot ignore it. Okay. So ये important है from exam perspective. Three possible approaches in your presentation. First is your CAL stands for computer aided learning. First is your text heavy. Okay. Text heavy approach, then some image approach and image heavy approach. Very easy to understand, but you have to remember where to use which one. Okay. For example, text heavy approach, if the information can be accessed elsewhere, such as a textbook, it may be preferable to avoid text heavy approach, which many students find disengaging during the delivery. अगर स्टूडेंट आराम से कोई मटेरियल एक्सेस कर सकता है, उसके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल है, इस जगह में अगर आप प्रेजेंट एज ए टीचर अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसको टेक्स्ट भी ना करे सो दैट स्टूडेंट विल गेट बोर्ड एंड दे विल नॉट कंसंट्रेट व्हाट यू आर डिलीवरिंग इन द क्लास. दैट्स व्हाई अगर कोई भी बुक और कोई भी कंटेंट इजीली अवेलेबल है, सो उस टाइम आपको टेक्स्ट हेवी अप्रोच का यूज नहीं करना चाहिए. पहले टेक्स्ट हेवी अप्रोच क्या है? आपका कंटेंट, आपका स्लाइड और आपका टेम्पलेट के अंदर अगर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा ज्यादा कंटेंट है, जनरली टेक्स्ट हेवी अप्रोच कहाँ पे सुइटेबल है? अगर स्टूडेंट्स के पास कंटेंट नहीं है, मटेरियल्स नहीं है, टीचर बहुत अच्छे से वो कलेक्ट किया है, स्टूडेंट इजीली मटेरियल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उस जगह पे आप ज्यादा कंटेंट पीपीटी में डाल सकते हो. अगर वो मटेरियल्स इजीली एक्सेसिबल है बाय बुक्स एंड सम ई मटेरियल्स, देन आप उसको टेक्स्ट हेवी ना करें. उसका मतलब ये है. ओके. सो ये जो तीनों सोल्यूशन किसका है? ये तीनों सोल्यूशन ये चैलेंजेस के लिए है. ठीक है. Then some images approach. This is one of the mixed approach. वहां पे टेक्स्ट भी रहना चाहिए and images भी रहना चाहिए. The mixed approach appeals to more visual learners while keeping some lecture notes visible, though perhaps in a more abbreviated format. This is a common mode of delivery in class. ये जनरल कॉमन मोड होता है in delivering the particular lecture in the class. That means mixed. Mixed मतलब कुछ इमेजेस भी होना चाहिए, उसके साथ साथ टेक्स्ट भी होना चाहिए एंड वो बैलेंस्ड होना चाहिए. जितने हिसाब मतलब रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए. एब्रिविएटेड मतलब जैसे कि कोई शॉर्ट फॉर्म है, ज्यादा शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो, जैसे कि CAL इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग. सो आप सम इमेज अप्रोच में आप टेक्स्ट को मतलब रिड्यूस करने के लिए आप एब्रिविएटेड फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं. देन इमेज हेवी अप्रोच. इमेज हेवी अप्रोच मींस व्हाट? दिस वर्जन रियलाइज दैट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन इमेज. मतलब आपका कंटेंट में ज्यादा इमेज होना चाहिए, टेक्स्ट कम होना चाहिए. उसका कारण क्या है? द इमेज हेवी अप्रोच signals to the students that they will have to take their own note, as these are plainly insufficient on their own for studying. मतलब टेक्स्ट हेवी अप्रोच में अगर आपके पास बहुत सारा कंटेंट स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है, देन आपका टेक्स्ट हेवी अप्रोच नहीं रहना चाहिए. अगर स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट नहीं है तो आप ज्यादा टेक्स्ट आपके पीपीटी में डाल सकते हो, प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो. सम इमेज अप्रोच इज द मिक्स्ड अप्रोच. बैलेंस्ड वे में आप अपना पीपीटी में टेक्स्ट भी डाल सकते हो, एब्रिविएटेड फॉर्मेट भी फॉर्म्स डाल सकते हो एंड इमेज डाल सकते हो. इमेज हेवी अप्रोच में ज्यादा इमेज रहता है. उसका कारण ये होता है कि अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट अपना नोट कंप्लीटली अपने हिसाब से बना सकते हैं, उस जगह पे आप इमेज हेवी अप्रोच ले सकते हो टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट को आप एक्सप्लेन करने के लिए अगर अच्छा ग्राफिक्स का यूज करना पड़ रहा है, देन यू विल गो फॉर द इमेज हेवी अप्रोच. एंड इसका मतलब ये है कि आप उसको समझाने के बाद स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट एंड दे कैन मेक देयर ओन नोट. अगर आपको लगता है ऐसा हो पाता है, देन आप ज्यादा इमेज अपने पीपीटी में यूज कर सकते हो. So I think clear about these three approaches: text heavy, some image and image heavy approach. इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. देन एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं. इस केस स्टडी का नाम है एलिजाबेथ रैस केस स्टडी.
तीन पॉइंट में इसका लिया हूं। फर्स्ट ये है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कम टू द क्लास prepared, having read online resources, the text and the narrated slideshow presentation that accompanies each module. मतलब स्टूडेंट कोई क्लास में आने से पहले वो सेल्फ प्रिपेयर्ड होके आना चाहिए by using the online resources. Second point is what the takeaway of this particular case study. The classroom is problem based. प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए, कुछ असाइनमेंट क्लास के अंदर होना चाहिए एंड इंटरैक्टिव भी होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए. सम स्लाइड्स रिक्वायर स्टूडेंट टू इंटरव्यू अनदर क्लासमेट. आप एक स्टूडेंट हो, अपने दोस्त और एक स्टूडेंट है, उस क्लासमेट के साथ आप इंटरव्यू करना चाहिए एंड थ्रू ए माइक्रो रोल प्ले और एक्ट प्ले करना चाहिए. मतलब कोई जैसे कि कोई छोटा सा एक्ट प्ले हो गया, उसको यूज करके आप एक दूसरे को कंसेप्ट भी समझाना चाहिए. कोई भी कंसेप्ट हो, जैसे कि 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दिए एंड एक छोटा सा रोल प्ले के थ्रू आप एक दूसरे को समझा सकते हो और बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी समझा सकते हो. एंड आपके क्लास इंटरैक्टिव होना चाहिए एंड आपके क्लास प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज problem based lectures frequently alternate between providing information and posting problems to the students, which alters the entire character of the presentation rather than explaining and conveying the information in many slides and ask questions that are intended to prompt critical thinking or discussion. That means इसका थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है, क्वेश्चन आंसर्स तो रहना चाहिए एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए. ओके, आप तो एक्सप्लेन करते हो, अपना स्लाइड्स को एक्सप्लेन करोगे एंड कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसा होना चाहिए जिसमें कि स्टूडेंट्स अपना क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच यूज करे और हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग अप्रोच यूज करे एंड उसको सॉल्व करे एंड उसके ऊपर कुछ डिस्कशन भी करे. ये तीनों चीज आपके क्लास में होना चाहिए. मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स शुड कम प्रिपेयर्ड, ओके, बाय डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेस और टेक्स्ट और बुक्स एक्सेट्रा. देन the classroom should be problem based or case based, interactive, and there should be active learning environment through act play or role play. Third one is the students should students को हमको स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा प्रॉब्लम देना चाहिए जहां पे कि वो प्रॉम्प्ट करे और एनकरेज हो फॉर क्रिटिकल थिंकिंग और डिस्कशन. सम डिस्कशन सेशंस भी क्लास में रहना चाहिए. जैसे कि हम कुछ देर पहले पढ़े थे, हम नैरेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाए. नैरेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मींस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन. तो इसके लिए आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आपका एप्लीकेशन है, आप उसमें जा सकते हो एंड एक इंसर्ट ऑप्शन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, व्यू, रिव्यूज एंड व्यूज वगैरह है. वैसे ही एक इंसर्ट ऑप्शन भी होगा. उस इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, आप लास्ट में देखोगे एक ऑडियो ऑप्शन है एंड उस ऑडियो ऑप्शन में आप क्लिक करके आप अपना सीडी और कोई भी पेन ड्राइव हो गया और कोई भी चीज डाल के आप वहां पे अपना मतलब कंटेंट वहां से लेकर आप रिकॉर्डिंग भी अपने प्रेजेंटेशन के साथ डाल सकते हो, या फिर आप एक माइक्रोफोन कनेक्ट करके आप प्रेजेंटेशन के साथ साथ, विजुअल प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप अपना ऑडियो भी उसके साथ जोड़ सकते हो एंड एट लास्ट आप उसको सेव करके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो एंड आप उसको आराम से प्ले भी कर सकते हो, जहां पे कि आपका वीडियो एंड ऑडियो दोनों प्ले हो सकता है. दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर नैरेटेड PowerPoint प्रेजेंटेशन. सो दिस इज वन ऑफ द, जैसे कि हम पहले देखे थे एक प्रेजेंटर व्यू एंड एक नैरेटेड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन. ये है नैरेटेड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, जहां पे कि आप अपने प्रेजेंटेशन के साथ ऑडियो भी डाल सकते हो अपने हिसाब से. खुद का भी ऑडियो हो सकता है या फिर कुछ म्यूजिक्स हो सकता है, कुछ भी आप डाल सकते हो एंड उसको डाउनलोड करके आप प्ले भी कर सकते हो बिफोर द ऑडियंस. ओके, then third is very important. As a teacher you should understand about the presenter view. इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना स्लाइड जो प्रिपेयर करते हो उसमें एक होता है स्लाइड शो ऑप्शन, जहां पे कि मैं क्लिक किया हूं एंड उसके बाद देखना यहाँ पे एक यूज प्रेजेंटर व्यू ऑप्शन है. तो प्रेजेंटर व्यू ऑप्शन का बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये है कि अगर आप प्रोजेक्टर में प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप अपना लैपटॉप वगैरह या फिर कोई भी डेस्कटॉप से आप कनेक्टेड हो, अगर आप प्रेजेंटर व्यू ऑप्शंस
यूज करके प्रेजेंटेशन कर रहे हो, देन आपके पास दो ऑप्शंस रहेगा। एक तो आपका सिस्टम में कैसे दिखेगा प्रेजेंटेशन, एंड दूसरा जहां पे प्रोजेक्टर में आपका प्रेजेंटेशन कैसे दिखेगा। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्टर में जो प्रेजेंटेशन दिखेगा वो फुल स्क्रीन होके दिखेगा, एंड आपका जो खुद का सिस्टम के साथ जिसके साथ आपका प्रोजेक्टर कनेक्टेड है उसमें आपको अपना नोट्स वगैरह दिखेगा। उसके साथ नेक्स्ट स्लाइड क्या है, प्रीवियस स्लाइड क्या था, अगर आप उस स्लाइड में कुछ नोट वगैरह डाले हो तो आप उसको भी देख सकते हो। बेनिफिट क्या है, अगर आप बिग ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि मैं बार बार भूल जाता हूँ इस स्लाइड में मुझे क्या बोलना है, उस जगह में आप नोट भी डाल सकते हो एंड आगे एंड पीछे का प्रेजेंटेशन अपने सिस्टम में देख सकते हो जो कि ऑडियंस को नहीं दिखेगा। सो दैट इज कॉल्ड यूज प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू वन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑप्शंस और beneficial options available in PPT presentation और MS PowerPoint presentation. So best practice delivery क्या होता है एक PPT presentation में? First is avoid reading. आप presentation जैसे कि presentation आप दे रहे हो, आप read मत करो, minimum content रखो and maximum delivery दो। मतलब आप ज्यादा चीज explain करो, ज्यादा चीज समझाओ and minimum चीज आप अपने slide के अंदर डाल दो। That is one way of best practice in presentation. Second is dark screen. Use this option like presenter view and narrated presentation. Dark screen is one of the very good options to use in your presentation. अगर मानो कि आप कुछ चीज एक्सप्लेन करना चाहते हो एंड उस दौरान आप नहीं दिखाना चाहते हो आपका प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस, उस जगह में आप सिंपली आपका प्रेजेंटेशन ऑन है, स्लाइड शो में है, अगर आप बी बटन को क्लिक करते हो देन योर स्क्रीन विल बी ब्लैक आउट, पूरा ब्लैक हो जाएगा एंड उस दौरान आप प्रेजेंटेशन अपने ऑडियंस को समझा सकते हो। सो दैट आप जैसे कि मानो कि आपका प्रेजेंटेशन में एक बहुत अच्छा सा पिक्चर है, बार बार लोग उधर देख रहे हैं एंड आपके बात सुनने में दिक्कत हो रहा है, उस जगह में आप क्या करोगे, बी ऑप्शन को क्लिक कर दो और कीबोर्ड में बी को क्लिक कर दो एंड आपका प्रेजेंटेशन पूरा ब्लैक हो जाएगा। सो दैट आप जो समझा रहे हो उसके ऊपर ऑडियंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। देन नेविगेट स्लाइड स्मूथली विथ योर कीबोर्ड। मतलब इसका मतलब क्या है, आप स्मूथली नेविगेट करो थ्रू योर कीबोर्ड। आपके पास कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का आरो यूज कर सकते हो फॉर नेविगेट। नेविगेट मतलब कौन से डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। फॉरवर्ड नेविगेशन मतलब फॉरवर्ड एरो आप क्लिक करना है। बैकवर्ड नेविगेशन मतलब बैकवर्ड आपका जैसे कि राइट एंड लेफ्ट दोनों और आप जा सकते हो, आगे पीछे आप स्लाइड को मूव करवा सकते हो, वो स्मूथली करो। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ डिलीवरी। आप ऐसे आगे पीछे मत करो, आप बता रहे हो कोई चीज बार बार आगे चले जाना या बार बार पीछे चले जाना, ये मत करो, स्मूथली करो। ओके ओके so this is one of the best practice for delivering your content. This is the minimum one. ये आप यूज कर सकते हो whenever you are delivering through IT resources or IT presentation. Okay. Other ideas for use on PowerPoint presentation includes चेंज फॉन्ट। आप अच्छे से फॉन्ट यूज कर सकते हो। फॉन्ट मतलब जो आप कैरेक्टर्स या फिर अल्फाबेट यूज कर सकते हो, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमान है एक अल्फाबेट, एक कैरेक्टर का फॉन्ट। ओके, कोई भी फॉन्ट आप आराम से यूज कर सकते हो। देन शेप, शेप मतलब कोई रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, वो अपने प्रेजेंटेशन में डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। क्लिप आर्ट हो गया, छोटा छोटा आर्ट होता है आपका माई पिक्चर्स में, आप उसको भी डाल सकते हो। इमेजेस, अच्छा वाला इमेज आप नेट से डाउनलोड करके उसको भी डाल सकते हो। देन चार्ट वगैरह मतलब ग्राफ वगैरह आप करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, कौन से स्टेट में कितने लोग अफेक्टेड है, कितने लोग आई मीन रिकवरी हो गया है, कितने लोग मतलब अपना जान गंवा चुके हैं, ये सारे को लेकर अगर आप एक चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हो, ऐसे आप अगर बताओगे तो लोग तो समझेंगे, ठीक है। अगर आप एक चार्ट प्रिपेयर करके विथ टाइम और डे के हिसाब से, जैसे कि अप्रैल के महीने में हर दिन का कितने लोग, कहाँ पे कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं एंड कहाँ पे कितने लोग रिकवरी हुए हैं, वो सारे चीज को आप अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो थ्रू योर प्रेजेंटेशन, then best way is by using the chat. Okay, then tables.
आप टेबल यूज कर सकते हो, इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाके, जैसे वर्ड में आप यूज कर सकते हो, वर्ड में यूज करते हो वैसे ही टेबल यूज कर सकते हो, जैसे कि कोई शेड्यूल हो गया, कोई टाइम टेबल हो गया, आप उसको डाल सकते हो। ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस मतलब आप स्लाइड ट्रांजिशन, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड जाने के लिए आप कोई भी ट्रांजिशंस यूज कर सकते हो। जैसे कि एक स्लाइड पूरा लाइट के साथ दिख रहा था, थोड़ा डीम होने के बाद फिर दूसरा स्लाइड आ रहा है, उसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। Varieties of slide transitions are available in Microsoft PowerPoint, you can use them. Then animations, बहुत सारा animations आप यूज कर सकते हो, एनिमेटिंग टेक्स्ट और चार्ट आप यूज कर सकते हो। ये सारे चीज आप यूज करके अपने प्रेजेंटेशन को बेस्ट बना सकते हो बाय योर स्किल्स एंड आईटी रिसोर्सेस। ओके, सो आप कैसे आप अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। जैसे कि आप कोई भी लोकेशन में आप राइट क्लिक करके न्यू ऑप्शन में जा सकते हो, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो बहुत सारा एप्लीकेशंस अवेलेबल है, उनमें से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चूज करो। ओके, देन उसके बाद फिर ये होने के बाद, चूज करने के बाद आपको एक एमएस पावर पॉइंट का न्यू फाइल ओपन हो जाएगा, जहां पे कि आपको अपना नाम देना है, उसका प्रेजेंटेशन का नाम देना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम दिया हूं ICT_POT, ठीक है। सो ये हमारा प्रेजेंटेशन का नाम है, एंड उसके बाद फिर उसको मैं अगर डबल क्लिक करके खोलता हूं तो मुझे कुछ इस टाइप का दिखेगा। ऊपर मुझे आईसीटी, देखो आईसीटी पीओटी लिखा है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके बाद ये आपका मेन पेज है, ऊपर आप देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन जिसके बारे में बता रहा था, स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, प्रीव्यूज एंड व्यूज एंड शेप्स वगैरह सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है, आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। स्लाइड कैसे ऐड करते हैं, बहुत सिंपल है। आप देखो यहाँ पे एक लिखा है लेफ्ट साइड में स्लाइड एंड आउटलाइन, स्लाइड के ऊपर क्लिक करो, या फिर बाय डिफॉल्ट इस स्लाइड के ऊपर ही होगा। उसके बाद आप न्यू स्लाइड ऑप्शन में जाओगे, ठीक है। न्यू स्लाइड में क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का एक टाइटल स्लाइड ओपन हो जाएगा। उसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट स्लाइड है, जहां पे कि आप अपना चैप्टर का टाइटल डाल सकते हो, एंड आपका नाम और कौन प्रेजेंट कर रहा है, आपका इंस्टीट्यूट का नाम, ये सारे चीज आप इधर डाल सकते हो। ऑनवर्ड, देन इसके बाद फिर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे उस स्लाइड के बाद, एंड अगेन यू विल ऐड ए न्यू स्लाइड, देन आपका न्यू स्लाइड ऐड होता जाएगा। एट लास्ट फाइल में जाके आप उसको सेव कर सकते हो, एंड सेव करके आप इसको कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर पेन ड्राइव में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भी ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो एक क्लिक टू ऐड नोट है, जो कि प्रेजेंटर व्यू में बहुत हेल्पफुल होता है। इस स्लाइड के बारे में अगर कोई भी नोट आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, एंड प्रेजेंटर व्यू में वही चीज आपको दिखेगा ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। ओके, सो सेकेंड वाला स्लाइड कुछ इस टाइप का होता है, जहां पे ऊपर आप टाइटल में ऊपर आप आर्ट टाइटल डाल सकते हो, एंड उसके बाद फिर आप कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हो मेन कंटेंट में, एंड एक स्लाइड में आप ये सारे चीज एक्सेस कर सकते हो आपका सिस्टम से। जैसे कि फर्स्ट वाला देखो, ये एक टेबल है, एक्सेल से आप कोई भी डाटा ऐड कर सकते हो। देन चार्ट है, चार्ट मतलब बार चार्ट का एक मतलब आइकन, छोटा सा आइकन यहाँ पे है, उसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी डाटा डाल सकते हो, क्लिप आर्ट डाल सकते हो, मूवी और वीडियो डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, कोई भी चीज आप आराम से अपने प्रेजेंटेशन के अंदर डाल सकते हो जस्ट बाय वन क्लिक। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर पीपीटी प्रेजेंटेशन। देन पीपीटी प्रेजेंटेशन का और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रोजेक्टर। So there are two common types of projectors. One is your DLP projector. ये इसलिए मैं लिखा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज DLP प्रोजेक्टर एंड व्हाट इज LCD प्रोजेक्टर। DLP stands for डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, जो कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी यूज कर रहे हैं। एंड दूसरे वाला प्रोजेक्टर जो है उसका नाम होता है LCD प्रोजेक्टर। LCD stands for लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दोनों चीज आप हमेशा याद रखना। देन बाकी उसके बारे में प्रोजेक्टर को कैसे मेंटेन किया जाता है, आप नीट एंड क्लीन कैसे रख सकते हो, ये वाला चीज आप अपना मटेरियल से भी पढ़ सकते हो, पर ये दोनों टर्म याद रखना, ये एग्जाम में भी आ सकता है। Then another important part of your IT resources that is used in your education system or training system is digital camera.
डिजिटल कैमरा हम इसलिए यूज करते हैं, कोई भी तस्वीर हम उसमें उसमें से खींच सके या फिर कोई भी वीडियो भी हम उसमें रिकॉर्ड कर सके। सो क्या क्या अभी कैमरा अवेलेबल है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे कि कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा, फर्स्ट स्लाइड, जैसे कि कॉम्पैक्ट, अच्छा okay, the first one is DLP, that is digital light processing, and second one is your LCD projector. Okay, 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 then these are the type of cameras. Most popular is your digital single lens reflexive cameras. ये terms आप याद रखो, जैसे कि कभी पूछा 5 minutes left. yes yes, DSLR कैमरा क्या है, तो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्सिव कैमरा है। तो ये सारे कैमराज है, एंड उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जानने के लिए चाहिए, तो एक लिंक में दिया हूँ, आप उसमें इसका स्क्रीनशॉट ले जाइए एंड आप उसमें भी देख सकते हो सारे डिजिटल कैमरा क्या क्या है एंड उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन से चीज के लिए कौन सा कैमरा यूज किया जाता है, एंड बाकी डिजिटल कैमरा का मेंटेनेंस कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, आप अपने मटेरियल्स से भी पढ़ सकते हो। कोई भी बुक हो गया, एंड सारे मटेरियल्स डीजीटी के भारत स्किल पोर्टल में अवेलेबल है। आप गूगल में भारत स्किल मारिए और यूआरएल क्लिक कीजिए एंड सारे सीटीएस, सीआईटीएस एंड सारे मटेरियल्स आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, so and apart from that, in my slides also I am providing certain links, एंड उसको भी आप यूज कर सकते हो एडिशनल मतलब कंटेंट के लिए, जो कि आप गूगल में डाल के आराम से मिल सकता है। वो लिंक को आप अगर ब्राउजर में डाल दोगे तो आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर कैमरा, डिजिटल रेंज फाइंडर कैमरा, लाइन स्केल कैमरा, up to DSLR camera and digital cameras generally we are using in our system for better capturing the photographs and better graphical graphics and better view we are using। up to DSLR camera generally we are using, but बाकी कैमरा के बारे में भी आप जान सकते हो। Then another important part is smart board. Smart board is one of the one brand of interactive whiteboard as नहीं, इसका पीडीएफ ये मैं डाटा कलेक्ट करके आपका सिलेबस के हिसाब से मैं इसको बनाया हूँ। इसका वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा एंड आप उसको भी आप अपने साथ रख सकते हो। इसका वीडियो आपका नीमी साइट में अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, स्मार्ट बोर्ड बहुत एक एसेंशियल पार्ट होता है। स्मार्ट बोर्ड इज वन ऑफ द ब्रांड ऑफ इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। जैसे हम पहले व्हाइट बोर्ड यूज करते थे, मार्कर यूज करते थे, अभी इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं। आज इट इज द सिंपलेस्ट एंड इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड अलाउज यू टू प्रोजेक्ट। आप उसमें प्रोजेक्टर भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, इमेज ड्रॉ कर सकते हो, फिजिकल पेन, उसका एक पेन आता है, उसको भी आप डिजिटल पेन को भी यूज कर सकते हो। आप वहां पे वीडियो प्ले कर सकते हो, आप कोई चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये सारे चीज होने से आप उसमें डायरेक्टली मार्कर से भी लिख भी सकते हो, ओके, उसको मिटा भी सकते हो एंड डिजिटल पेन भी यूज कर सकते हो। सो क्योंकि ये सारे चीज आप यूज करते हो एक बोर्ड के ऊपर जो कि व्हाइट बोर्ड होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड। सो क्या क्या चीज हम इसमें यूज कर सकते हैं, आप कोई भी वीडियो चला सकते हो जो कि बोलते हैं मीडिया कंटेंट, यूनिक पेडागोगिकल फीचर ऑफ इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। मीडिया कंटेंट हो सकता है। स्पॉटलाइट मतलब कोई भी चीज को आप हाईलाइट कर सकते हो लाइटर यूज करके, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज करके, जैसे कि हम अंडरलाइन वगैरह करते हैं वो कर सकते हैं। स्क्रीन शेड मतलब आप कोई चीज को डार्क कर सकते हो, किसी को भी लाइट कलर कर सकते हो, कोई चीज को प्रायोरिटी के साथ दिखा सकते हो। देन मैग्नीफायर कोई चीज को बड़ा कर सकते हो, कोई पॉइंटर यूज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आप पेन ड्राइव एक्सेस कर सकते हो उसमें। ये सारे स्मार्ट फीचर है स्मार्ट बोर्ड में रहता है। उसके साथ साथ आप प्रोजेक्शन भी उसके ऊपर कर सकते हो एंड कुछ भी चीज लिख भी सकते हो। सो यू कैन फाइंड दीज आर द काइंड ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स स्टूडेंट्स आर वेरी कंफर्टेबली यूजिंग। देखो वहां पे पीपीटी भी चल रहा है, उसके साथ साथ कोई चीज ड्रॉ भी हो रहा है। देखो ऊपर प्रोजेक्टर है एंड आराम से आप उसके साथ वीडियो भी देख सकते हो, ऑडियो भी सुन सकते हो, कोई भी चीज आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। These are the main elements we are using for our presentation, IT presentation, by using the IT devices or IT resources। अगर हम कोई भी
प्रेजेंटेशन करते हैं, देन हम इसको आईसीटी का एक पार्ट मानते हैं। एंड वही चीज को अगर हम प्रसारण करते हैं या फिर हम उसको बांटते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, उस जगह पे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जैसे कि मैं अपना पीपीटी को आपके पास भेज रहा हूं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मेल, उस जगह में मैं इंटरनेट का हेल्प ले रहा हूं, ठीक है। आईटी रिसोर्सेस यूज करके मैं प्रेजेंटेशन तो बना दिया, फिर उसके साथ साथ और क्या बेनिफिट मिला, मैं अपना प्रेजेंटेशन के को भी बहुत सारा लोगों के साथ शेयर कर दिया थ्रू यूजिंग द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर ICT in education. And there will be another class, if possibly I will get the slot, then I will take the I will take another class where we will cover the last part of this unit, that is your distance learning program and what is the difference between e-learning and distance learning. Thank you all, and